कहानी की शुरुआत नवीं शताब्दी को दिखाते हुए होती है, जहां खतरनाक समुद्री लुटेरे, जिन्हें वाइकिंग्स कहा जाता था, एक बहुत बड़े और खतरनाक क्रिएचर को पकड़ने के लिए निकल रहे थे। उसे फंसाने के लिए एक भेड़ को रस्सी से बांधकर चारे के तौर पर रखा गया था। तभी वाइकिंग्स के राजा की बेटी ओसा उन्हें ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि उनके लालच के कारण वो लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। पर राजा उसकी बात नहीं मानता और तभी जंगल के बीच झील में से कोई खतरनाक जानवर निकलकर उन सब पर अटैक कर देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ हम वन आर्कियोलॉजिस्ट सिगार को देखते हैं, जो कि ऐसे ही पुराने समुद्री लुटेरों पर रिसर्च कर रहा था। वो अपने काम में इतना बिजी रहता था कि उसे अपने बच्चों रानेल और ब्रागा के साथ वक्त बिताने को भी टाइम नहीं मिलता था। आज उसे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, जहां उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे इकट्ठे करने थे। वह ऑस्लो के म्यूजियम में पहुंचकर ओसीबर्ग शिप के बारे में थोड़ी जानकारी देते हुए कहता है कि वाइकिंग्स लुटेरे इस तरह की शिप में बैठकर बहुत दूर दूर तक यात्रा करते थे, जबकि इतिहास में हमें यह सब नहीं बताया गया है। प्रूफ की कमी होने के कारण कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाने को तैयार नहीं होता। तब वह उन्हें वह सारी चीजें दिखाता है जो उन्हें खुदाई में मिली थी, जिनमें से एक सांप का सर भी था, जिसके ऊपर कुछ डिजाइन बना हुआ था, जो राग्नारोक कबीले की निशानी था। लेकिन कोई भी उसकी बात से एग्री नहीं होता और मीटिंग ऐसे ही खत्म हो जाती है। सभी लोग बिना पैसा लगाए ही चले जाते हैं, लेकिन सिगार का उत्साह कम नहीं होता। उसे अपने काम पर पूरा भरोसा था, क्योंकि ये सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसकी स्वर्गीय पत्नी का भी सपना था कि इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। वो अपनी पत्नी की नोटबुक खोलकर देखता है, जिसमें अलग अलग जमाने के इतिहास की जानकारी थी और कई सारी ड्राइंग बनी हुई थी। सिगार उस बुक को हर जगह अपने साथ रखता था। उस शाम उसका एक साथी एलन उसके घर आता है और उसे पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा दिखाता है, जो उसे नॉर्वे के फिनमार्क में मिला था। उस पत्थर को गौर से देखने पर उन्हें उसके बीचों बीच ठीक वैसा ही निशान मिलता है जो खुदाई की चीजों में मिला था। वह दोनों फिर से म्यूजियम में जाकर उस आर्टिफैक्ट को लेकर आते हैं और उसे पत्थर को सिंबल के ऊपर रखते हैं। वह बराबर फिट हो जाता है। इसके बाद सिगार सिंबल के ऊपर बने हुए संकेतों को पढ़कर बताता है कि वाइकिंग्स 3 दिन तक ओजरबर्ग शिप में बैठकर गहरे पानी की झील में यात्रा करते रहे, जिसे आई ऑम्फॉर्डिन कहा जाता था। वह सिंबल पर बने हुए नक्शे को दिखाते हुए कहता है कि इस नक्शे के सहारे हम वाइकिंग्स के सीक्रेट्स तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए वो फिनमार्क जाने का प्लान बनाता है, साथ ही अपने बच्चों को भी लेकर जाना चाहता है। इसके बाद वह सब फिनमार्क पहुंच जाते हैं, जहां एलन की असिस्टेंट एलिजाबेथ उन्हें रिसीव करते हैं। वह लोग उस रहस्यमयी झील को पार करके उस जंगल में पहुंचते हैं, जहां किसी जमाने में वाइकिंग रहा करते थे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें नॉर्वे और रशिया को अलग करने वाला बॉर्डर दिखाई देता है, जहां एक बोर्ड पर नो एंट्री का साइन बना हुआ था। पर वह लोग फेंस को काटकर अंदर घुस जाते हैं और उन्हें सामने एक बड़ी सी झील दिखाई देती है, जिसने एक छोटे से आइलैंड को चारों तरफ से घेरा हुआ था। इसी आइलैंड को आई ऑम्फॉर्डिन कहा जाता था। लकड़ी के पटरों और दरवाजों को इकट्ठा करके नाव की तरह यूज करके वो लोग आइलैंड पहुंच जाते हैं। फिर अपना मेटल डिटेक्टर निकालकर चेक करते हैं कि आसपास कोई मेटल की पुरानी चीजें मौजूद हैं या नहीं। उन्हें कुछ पुराने मेटल के खोल और हथियार मिलते हैं। अब जहां बड़े लोग अपने काम में बिजी होते हैं, वहीं बच्चे उस जगह को घूमने के लिए निकल जाते हैं। रानेल को रशिया का सैनिक छावनी दिखाई देता है, तो ब्रागा को एक गुफा मिल जाती है। वह दोनों अपने डैड को इस बारे में बताते हैं और उसके डैड को लगता है कि यह गुफा उनके अंदाजे से भी ज्यादा गहरा है। अब सभी लोग रस्सी के सहारे उस गुफा के अंदर उतरते हैं और एलन उतरते वक्त बाइकिंग के एक हेलमेट से टकरा जाता है। सिगार और एलन इस बात से खुश थे कि आखिर उन्हें इस बात का सबूत मिल गया कि वाइकिंग्स नॉर्वे तक पहुंच चुके थे। ऐसे ही कुछ और चीजों की तलाश में वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी ब्रागा को गड्ढे में कुछ अजीब सी बाल जैसी चीज मिलती है, जिसे वह अपनी बोरी में रख लेता है। उन लोगों को गुफा में वाइकिंग्स के हथियार, दस्तरबंद और दूसरी कई सारी चीजें मिलती हैं, जिन्हें वो ओस्लो के म्यूजियम तक ले जाना चाहते थे। और तभी लाइफ दगाबाजी करता है। दरअसल जब उसे पता चलता है कि सिगार और उसके साथी पुराने जमाने के उन कीमती सामानों को बेचकर पैसा कमाने की जगह मुफ्त में म्यूजियम के हवाले करने वाले हैं, तो वह अपनी औकात पर आ जाता है और उन सारी चीजों को इकट्ठा करके गन पॉइंट पर उनसे छीन कर ले जाता है और जाते जाते रस्सी को भी खोलकर गुफा के अंदर फेंक देता है, ताकि वो लोग वहां से बाहर ना निकल सके। पर अभी वह थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि अचानक पानी के अंदर से कोई चीज उसे खींच लेती है। इधर गुफा के अंदर उन सबको एक खोपड़ी मिलती है, जो शायद किसी वाइकिंग की थी। उसे देखकर रानील डर जाती और अपने पापा से कहती है कि मुझे घर पहुंचा दो। एलिजाबेथ हिम्मत करके गुफा की पथरीली दीवार पर चढ़कर बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है, ताकि एक बार फिर से रस्सी को बांध दे, जिससे सारे लोग गुफा से बाहर निकल सके। अब वह सब बाहर आ चुके थे, लेकिन लाइफ अपने साथ में टेंट भी लेकर चला गया था, इसलिए वो रात उन्हें आइलैंड पर ही बितानी पड़ती है। एलिजाबेथ, रानेल और ब्रागा बंकर के अंदर आराम करते हैं, जबकि सिगार और एलेन गुफा के अंदर जाकर और चीजों की तलाश करते हैं। उन्हें गुफा में मिली खोपड़ी में सांप का एक दांत दिखाई देता है, जिसका मतलब था सांप के निगलने से उस आदमी की मौत हुई होगी। इस बीच बंकर में ब्रागा के बैग में रखा हुआ बॉल हिलने लगता है, जो दरअसल एक अंडा था, और उस अंडे के फूटने की आवाज सुनकर ब्रागा उठता है और अपना बैग चेक करता है तो वो खाली दिखाई देता है। अचानक उन्हें परछाई के पीछे से एक छोटा सा चेहरा दिखाई देता है, जो एक बेबी स्नेक था। ब्रागा को लगता है कि वह भूखा होगा, इसलिए वह उसे कुछ खाने को देता है, लेकिन जैसे ही वह बेबी स्नेक आवाज करता है, दोनों बच्चे डर जाते हैं और एलिजाबेथ जल्दी से उसे एक कंटेनर में बंद कर देती है। इधर गुफा के अंदर सिगार और एलेन को एक बहुत बड़ा कब्र दिखाई देता है, जहाँ ढेर सारे कंकाल मौजूद थे, जो इस बात का सबूत थे कि हजारों साल पहले वाइकिंग्स वहां रहते थे। वो अपनी बातों में लगे थे कि अचानक उनकी नजर पानी के गड्ढे में से कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ती है। वो उसे उठाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वह यूनिफॉर्म पहने एक रशियन सोल्जर का कंकाल था और उसकी मौत भी वाइकिंग्स की तरह हुई थी। इसका मतलब था कि वाइकिंग के जमाने में मौजूद क्रिएचर इस जमाने में भी था, जिसने रशियन सोल्जर को मारा था। तभी उनकी नजर गुफा में रेंगते हुए सांप जैसे क्रिएचर पर पड़ती है और वह समझ जाते हैं कि वहां रहना खतरे से खाली नहीं।
उधर बंकर में कंटेनर में बंद बेबी स्नेक जोर जोर से चीखने लगता है और इसकी वजह से बंकर में अटैच केबल भी हिलने लगता है, जिससे बड़े स्नैक अलर्ट हो जाते हैं और केबल को खींचने लगते हैं, जिससे पूरा का पूरा बंकर लुढ़कते हुए लेक की तरफ गिरने लगता है। एलिजाबेथ धक्का देकर बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर दरवाजा जाम हो जाता है और वह अंदर फंस जाते हैं और जोर जोर से चीखने लगते हैं। पर लकीली बंकर पेड़ों के झुंड में अटक जाता है, जिससे सिंगर और एलियन को मौका मिल जाता है और वह दरवाजा खोलकर बच्चों को बाहर निकाल लेते हैं। पर बच्चों के साथ ही बेबी स्नैक वाला बॉक्स भी बाहर निकल आता है। पूरी टीम जंगल की तरफ भागने लगती है और थोड़ी दूर जाकर वह लोग वहाँ से निकलने का उपाय ढूंढते हैं। एलियन लेक पार करने के लिए चीजें इकट्ठी करने लगता है। तब उसकी नजर बेबी स्नैक वाले बॉक्स पर पड़ती है और वो उसे अपने साथ जिंदा ले जाना चाहता था, इसलिए उसे अपने पास रख लेता है। एलिजाबेथ टैंक पर से मिले हुए गन में रोप का हुक लगाकर फायर करती है, जो झील के दूसरे किनारे बने पेड़ में अटक जाता है, जिससे उन्हें वहाँ से निकलने में मदद मिलती है। सबसे पहले उस रोप से लटक कर एलेन जाता है, उसके बाद बच्चे। लेकिन जब सीगर की बारी आती है तो रस्सी बीच में ही अटक जाती है। एलिजाबेथ पूरा जोर लाकर रस्सी को खींचती है, लेकिन सीगर का बेल्ट लूज हो जाता है और वो एक हुक के सहारे लटकने लगता है। तब एलिजाबेथ किसी तरह सीगर तक पहुंचकर उसे लेक में गिरने से बचा लेती है। लेकिन अभी भी वो लोग खतरे से बाहर नहीं थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्नैक पानी के अंदर से निकलकर उन पर अटैक कर देता है, जिससे एलिजाबेथ और सिगार पानी में गिर जाते हैं। लेकिन सही समय पर एलेन उस सांप जैसे क्रिएचर की आंख में फायर कर देता है, जिससे वह क्रिएचर वापस पानी में चला जाता है और एलिजाबेथ और सिगार क्योंकि किनारे पर ही थे तो जल्दी से पानी के बाहर आ जाते हैं। पर उन्हें रियलाइज होता है कि क्रिएचर अभी भी उनके पीछे लगा हुआ था। वह सब उससे बचने के लिए एक अंडरग्राउंड बंकर में छुप जाते हैं और डोर लॉक कर देते हैं। पर वह क्रिएचर वहां भी पहुंच जाता है और डोर को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। अब सभी लोग वहां से निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन किसी को कोई रास्ता नहीं दिखता। तो आखिर में थक कर सब एक जगह बैठ जाते हैं। रानेल अपनी माँ की किताब निकालकर सिंबल देखती और अपने डैड को उनकी मीनिंग बताने के लिए कहती है। अब सीगर उसे बताता है, यह सिंबल हमें उन वाइकिंग्स लुटेरों की कहानी बताता है जो ऐसे ही एक क्रिएचर को पकड़ने के लिए निकले थे। सरदार की बेटी के मना करने पर भी वह नहीं माने और आखिर वो सब उस क्रिएचर का शिकार बन गए। सिर्फ सरदार की बेटी ओसा ही बची थी और उसी ने यह सिंबल्स छोड़े थे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी यह सबक मिल जाए कि उस क्रिएचर को न छेड़े और उसे वहाँ अकेला छोड़ दें। इसी में सबकी भलाई है। अचानक बंकर में लगे वेंट पाइप को देखकर सिगार को एक आइडिया आता है। वो सबको कहता है कि हम इन पाइप्स के सहारे ऊपर चढ़कर छत पर बनी खिड़कियों से बाहर निकल सकते हैं। जैसे ही एलेन बाहर निकलता है, सबको एलेन के बैग से बेबी स्नैक के चीखने की आवाज आती है और जब सिगार बैग को खोलकर देखता है तो उसके अंदर बेबी स्नैक मिलता है। एलेन अपना बैग मांगता है और सिगार कहता है कि यह गलत है, लेकिन फिर वह उसे उसका बैग वापस करने ही वाला होता है कि अचानक वो जायंट क्रिएचर एलेन को निगल जाता है और छत को तोड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश करता है। और जैसे ही क्रिएचर सिगार की ओर मुड़ता है, सिगार उसके बच्चे को उसके ऊपर डाल देता है और वह चुपचाप अपने बच्चे को लेकर चला जाता है। इसके बाद सिगार अपने बच्चों को गले से लगाकर उन्हें खतरे में डालने के लिए उनसे माफी मांगता है। फिर वह सब एलिजाबेथ के पास आकर उसे होश में लाते हैं और चारों वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे हॉलीवुड क्लाइमैक्स चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए